हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स एनालिसिस। जितने भी न्यूमेरिकल ईएसी जीएस पेपर में आए हैं लास्ट 8 इयर्स में, सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे आज। और वो न्यूमेरिकल्स मैथ एप्टी के नहीं होंगे, अदर देन मैथ एप्टी, मतलब जीएस टेक्निकल सब्जेक्ट्स। कहाँ से? फ्रॉम जीएस टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अलग से प्रिंट करके प्रैक्टिस कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है, अराउंड 50 60 के अराउंड न्यूमेरिकल है। सो उसको हम अच्छे से कवर करने पे, अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होगा, एटलीस्ट आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। इफ यू इवन इफ यू डोंट, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया आंसर के साथ, तो आप यू शुड बी एबल टू गेस द आंसर। आपको नहीं भी आता कंसेप्ट, एटलीस्ट सबके आंसर तो पता ही होने चाहिए। और थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट भी आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले ईएसी 2017 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटागोनल प्रिज्म है। देखो प्रिज्म क्या होता है, मैं आपको पहले प्रिज्म बनाना बता देता हूँ। देखो प्रिज्म मतलब ऐसे करके एक पेंटागन है, इसको हर जगह से हम प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों लाइन का तो प्रोजेक्शन सेम ही आएगा। अब ये बनेगा प्रिज्म। ठीक है, ये जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, मतलब एक ऊपर पेंटागन, पेंटागन और एक नीचे पेंटागन, और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर, आई एम सॉरी, ट्रायंगुलर बनाना बहुत आसान रहता है। उसको विजुअलाइजेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। देखो ये एक प्रिज्म होता है, ऊपर एक ट्रायंगल, नीचे एक ट्रायंगल। ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है थ्रू, बीच में क्या है दोस्तों, ये रेक्टेंगल्स। ये भी एक रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल है। इसमें कितने आएंगे पेंटागन में? 5 रेक्टेंगल आएंगे। तो एक पेंटागन मैंने जैसे बना रखा है, देखो ये एक पेंटागन है, ये वाला, और एक ये पेंटागन है। ठीक है, और इन दोनों पेंटागन के बीच में कितने? 5 रेक्टेंगल्स हैं। तो यही पूछ रहा है कि समझ आ गए कि पेंटागन क्या क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो पिरामिड क्या होता है, एक नीचे ट्रायंगल है और ऊपर एक पॉइंट है, उसको ट्रायंगल से ज्वाइन कर दिए, 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो बेस के बेसिस पे डिसाइड होगा पिरामिड। और प्रिज्म में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों उनके बेसिस पे डिसाइड होता है। मैंने ईएससी जीएस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंस दिखाया है आपको। ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेंटागोनल प्रिज्म, ये टफेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, इसमें टफेस्ट एकदम, जो एग्जाम में नहीं हो पाएगा जनरली। तो लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फेस मान लो, ये ग्राउंड है नीचे, और ग्राउंड पे इस फेस, दूसरा पेन लेता हूं मैं, ये देखो नीचे वाले फेस पे ये लाइंग है। व्हेन इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन, द लार्जेस्ट पॉसिबल सेक्शन पूछ रहा है, किसी सेक्शन प्लेन से इसको कट कर दिया। मान लो, देखो नॉर्मली कट करोगे तो पेंटागन ही दिखेगा, लेकिन हम कुछ ऐसा कट करना है कि 5 से भी ज्यादा एजेस आए। एजेस देखो, कोई भी सेक्शन प्लेन मान लो, मैं यहां से काटना शुरू कर रहा हूं इसको, और यहां से मान लो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब पहले मैं अंदर वाले सारे फिगर डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। देखो, लेकिन ये हो भी सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा आप तुक्का लगा दे। मान लो मैंने ऐसे कैसा कुछ काटा है इसको, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें रेक्टेंगल ही दिखेगा। देख लो, 4 फेसेस। लेकिन अगर मैं यहां से काटूं, देखो नीचे से काटूं, और इसको काटना ऐसे है कि ज्यादा से ज्यादा एजेस आए, तो अब ये 3D में इमेजिन करना तो मुश्किल है। इसका मैं कट पोर्शन अगर दिखा दूं, लेकिन देखो यहाँ देखें, ये इसको मैं फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ऐसे 5, ये 4 रेक्टेंगल है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 साइड है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 और 5 6 7, तो 7 आ जाएगा। अब इसको मैं जबरदस्ती आंसर बढ़ाने की कोशिश करूं, कुछ भी करूं, देखो एग्जाम में कैसे तुक्का मारना है, 5 तो होगा नहीं, मैक्सिमम पूछा लार्जेस्ट, तो उससे ज्यादा ही होगा। लेकिन देखो 7 8 ऑप्शन में दे रहा, मतलब 6 भी नहीं होगा, तुक्का बढ़ाने की तरीका है। अब आपको 7 और 8 में तुक्का मारना है, तो आप सोचो 8 भी एक्सट्रीम हो जाएगा ये, एक्सट्रीम, मतलब 5 से आपने 8 एजेस का निकाल लिया, तो आंसर के 80 मार सकते हैं। ओके। और एक और तरीका है जो फेसेस n+2 करके निकालते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, जब 5 होगा तो 5 + 2 7, अगर 6 होगा तो 6 + 2 8। बट ये जनरली वैलिड है। ठीक है,
नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। बट देखो, अब यहाँ पे मैं आपको 3D फिगर कट करके दिखाऊंगा तो वो टाइम एक स्पेशल वीडियो लग जाएगी इसी के ऊपर, तो उसको रहने देते हैं, अभी करते नहीं है। सो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा दो से तो ज्यादा ही मारना है आपको। तो 5 है तो 7 या 8 मारना है, तो 8 ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा तो 7 मार सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इजी हैं, देखो। इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। अब देखो, प्लेन देखो, ठीक है, ये मान लो वर्टिकल है प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब हॉरिजो इसके इंक्लाइंड है, बट दिस इज पैरेलल टू, दिस इज एक्स और एक्स, एक्स और एक्स बराबर है, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन जो वर्टिकल प्लेन है उससे इंक्लाइंड है, दिस इज आवर लाइन एंड इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो ऊपर से देखेंगे तो इसकी क्या दिखेगी, ट्रू लेंथ। मैंने आपको पढ़ाया भी है, जहां इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड, वहां क्या दिखेगी, शॉर्ट लेंथ। और अपोजिट में क्या दिखेगा, अपोजिट में ट्रू लेंथ। तो ये वर्टिकल से इंक्लाइंड है, तो जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें इसकी छोटी लेंथ दिखेगी। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, देखो इसका व्यू बनाए तो फ्रंट व्यू में छोटा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर नीचे आए और ये होगा, तो दिस इज आवर लाइन एंड दिस इज आवर लाइन, दिस इज शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट, एंड दिस इज ट्रू लेंथ। और ये किस में दिखेगा, टॉप व्यू, ठीक है। और टॉप व्यू को हम लोग प्लान भी बोलते हैं, प्लान, ठीक है। इसने प्लेन गलत लिख दिया, मिस्टेक, बट आंसर इज ए, प्लान बोलते हैं टॉप व्यू को। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है। इतना मैंने मेहनत करी है, ईएससी जीएस का पूरा क्रैश कोर्स पढ़ा दिया आप लोगों को। तो ये सवाल तो गाइज होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग इतना तो करेंगे, इतना पढ़ाने के बाद। और जो अभी भी नहीं कर रहा है तो उससे मैं दरख्वास्त करूंगा यही कि जाके जाके लेक्चर्स देखे मेरे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो, इफ द रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल, एक जनरेटिंग सर्कल है मूविंग इनसाइड अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल घूम रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग सर्कल होता है ये बाहर वाला, और ये जनरेटिंग सर्कल है, जनरेटिंग डायरेक्टिंग। तो जो आर है, रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज हाफ द रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल, तो आर बाय 2 दे रहा है। तो आर बाय आर कितना हो गया, 1/2। अब मैंने पढ़ाया, देखो जो जो फॉर्मूले मैंने स्पेशल फोकस से बताए थे कि 360 इंटू आर बाय आर, ये हमने पढ़ा है, थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 इंटू आर बाय आर 1/2, हाफ है, तो ये 180। तो थीटा कितना आ गया, 180। तो 180 कब आएगा, मतलब ये इस पॉइंट पे सर्कल होगा, तो मतलब मान लो कर्व अलग अलग टाइप के बनेंगे, कोई कर्व ऐसा बनेगा, एंगल बनेगा, लेकिन एक कर्व ऐसा बनेगा जिसमें एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो 180 डिग्री कब बनता है, जब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, एक ही ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। सर्कल में 360 डिग्री बनेगा एंगल, इलिप्स इलिप्स स्पाइरल तो बनता ही नहीं इसमें, ठीक है। ट्रकोइड और वो बनते हैं, हाइपोसाइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड, ठीक है। देन नेक्स्ट कह रहा है कोन है, कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, एक कोन है दोस्तों, ठीक है, बेस पे रेस्ट कर रहा है। ये कोन है, ट्रायंगल नहीं है, कोन। नीचे आप, देन अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से पैरेलल ऑफ द कोन, इसको सेक्शन मतलब इसको काट रहे हैं। एंड सेक्शन प्लेन इज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर एंड डज नॉट पास थ्रू एपेक्स, इसको बोलते हैं एपेक्स। तो एपेक्स से पास नहीं हो रहा है और वर्टिकल है। जब गाइस अल्फा 90 डिग्री होता है तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी हमने पढ़ा है। देखो क्या होता है, ये कोन है, इसको हम काटेंगे किसी एंगल से, ये है अल्फा, ये है बीटा। जब अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा है, देखो अल्फा इक्वल टू 0 मतलब हॉरिजॉन्टल, तो क्या बनता है, सर्कल। अल्फा लेस देन बीटा तो इलिप्स, अल्फा इक्वल टू बीटा तो पैराबोला।
ठीक है, ये इलिप्स, ये पैराबोला। एंड देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा तो क्या बनता है, हाइपरबोला। और जब अल्फा 90 डिग्री हो जाता है तो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये कुछ कुछ केसेस हैं, याद रख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, लोगों को यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म वियर पढ़ रहे हैं लेकिन फर्जी सवाल है ये। देखो टॉर्क दे दिया इसने टी। अभी आप ऐसे करिए, मैं ट्रिक बताऊंगा इसको। और एज्यूम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, मैंने अभी मशीन डिजाइन का पढ़ाया है तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द रेशियो ऑफ आउटर टू इनर डायमीटर दे दिया, मतलब आर आउटर बाय आर इनर, ढाई दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द रेडियाई, रेडियाई निकालना है सारे दोनों, इनर और आउटर, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन प्रेशर इज 2, यूनिफॉर्म प्रेशर, प्रेशर दे दिया 2 मेगा पास्कल। ओके, सो और जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखो रेडियस का रेशियो ढाई होना चाहिए। अब ऑप्शन देखो किस में ढाई आ रहा है, 20 और 50 में कितना रेशियो आएगा, ढाई आएगा। 25 दूनी 50, ढाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, डायरेक्ट देखते ही। 35 और 80, 35 दूनी 70, ढाई नहीं आएगा एग्जैक्ट। 20 80 में 4 आ रहा है रेशियो, 35 और इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट ढाई नहीं आएगा क्योंकि 83 84 होना चाहिए ढाई के लिए। तो आंसर बी हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला इसमें बता देता हूँ मैं आपको। देखो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू लोड बटे पाए आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में है, यूपीटी। ठीक है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो टॉर्क की वैल्यू होती है म्यू डब्ल्यू आर मीन। ठीक है, ये मीन की वैल्यू होती है। देखो यूनिफॉर्म प्रेशर है तो अभी एक साथ लिख देता हूं मैं, ये आगे क्वेश्चन में म्यू है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, डब्ल्यू यहां से लिखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पी पाए आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर इंटू आर मीन है आर आउटर का क्यूब, 2/3 हो रहा था, आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर, तो ये कट गया। तो क्या आ गया, 2/3 पाए म्यू पी आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, टॉर्क की वैल्यू 200 न्यूटन दिया है, प्रेशर की वैल्यू दिया है, आर और आर का रेशियो दिया है, तो इससे एक आर आउटर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी और फिर उसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो आर इनर आ जाएगा। ओके, बट ये इतना लंबा नहीं करना है, उसने जानबूझ के एग्जामिनर चाहता था कि आप फंसे। देन 15 किलोवाट मोटर ड्राइव्स अ बार। देखो ये क्वेश्चन भी टफ है बट इतना टफ नहीं है, मैकेनिकल वालों के लिए तो इजी है। देखो डायमीटर दे दिया 30 mm, इसकी जरूरत ही नहीं है। थीटा दे दिया 0.01 रेडियन, मैं डायरेक्ट डाटा लिख रहा हूँ। देखो ये क्या है, पावर, ये है डायमीटर, ट्विस्टिंग एट रेडियन दे दिया, रेडियन मतलब क्या होता है, एंगल, थीटा। इफ शियर स्ट्रेस मतलब टाउ, टाउ दे दिया 48 मेगा पास्कल। ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड मत करो, पहले जो न्यूमेरिकल इस टाइप के डाटा है ना, मैकेनिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, फोर्स वोर्स, ये उसमें जो जो डाटा है उसके सिंबल के हिसाब से लिख लो साइड में। ये कंप्रीहेंड करोगे स्टेटमेंट को, आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या बोल रहा है, ये मैकेनिकल टर्म है, बोरिंग मशीन वगैरह, कंफ्यूज हो जाओगे। देन ये कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिया सिग्मा सी। ठीक है, एंड देन जी दे दिया। अब देखो जिसने ये टॉर्शन इक्वेशन पढ़ा है, देखो इसी में आप मैकेनिकल की जितनी थ्योरी है पढ़ लो, मैं साथ के साथ बता दूंगा। टी बाय जे, टाउ बाय आर एंड जी थीटा बाय एल, दिस इज टॉर्शन इक्वेशन। ओके, देखो सारे क्वेश्चन जीएस के हैं, तो ये एग्जाम में आ गए हैं और आ भी सकते हैं दोबारा। यूपीएससी की टेंडेंसी है पीवाईक्यू रिपीट करने की। हमें पूछा क्या है दोस्तों, द लेंथ पूछिए, मतलब एल निकालना है। हमें क्या दे रखा है, टाउ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकल जाएगा, जी दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हम ये वाला पोर्शन यूज कर लेंगे। ओके, तो देखो टाउ कितना है, पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला। एल की वैल्यू क्या होगी, जी थीटा आर बाई टाउ। अब जी कितना है, 0.8 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल में ही सब रख लेते हैं। देखो मेगा पास्कल क्या होता है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, इसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं। और 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है। तो ये हम ये वाला यूज करेंगे और सब जगह हम न्यूटन लेंगे फोर्स को, और लेंथ को एमएम में लेंगे, हमें आंसर भी एमएम में चाहिए। ठीक है, तो ये दे दिया 0.8, थीटा कितना है 0.01, रेडियस कितना दे रखा है
d/2 होगा रेडियस, यहां से r कितना आ जाएगा 15 mm, तो रेडियस 15, और टाउ शियर स्ट्रेस 48। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कट जाएगी, तो ये क्या बचेगा 10⁻²। ऐसे ही जीरो हटाते हैं। अब देखो 8 6 48, ओके। अब 15/6 आप डायरेक्ट भी ढाई बोल सकते हैं, लेकिन 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5/2 यानी कि 2.5, और 100 और है, तो 250 हो जाएगा, ये 250। आंसर क्या आ गया, डी। इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला याद होना था। तो फॉर्मूला कहाँ से सीखोगे, अब यहाँ से सीखोगे फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर, तीन की एफिशिएंसी दे दी, पावर प्लांट की एफिशिएंसी पूछी है। देखो बॉयलर है, पावर प्लांट में बॉयलर भी होता है, टरबाइन भी होता है, जनरेटर भी होता है, तीनों सीरीज में लगे होते हैं, तो नेट एफिशिएंसी तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 0.85 इंटू 0.45 और इंटू 0.95। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप एग्जाम में तीनों को मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, और आपके लग जाएंगे टाइम की, एकदम खत्म हो जाएगा आपका टाइम। तो उसमें क्या करना होता है, दिमाग लगाना होता है। परसेंटेज देखो, एक ले लो 45, अब 45 को पहले क्या करना है 85%, मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, फिर 95%, तो 45 का 85% निकालो। तो कैसे निकालोगे, 85% मत निकालने लग जाना, 15% इसमें से घटा दो। देखो 10% कितना होगा 4.5, और फिर 5% और इसका आधा, 10 का आधा मतलब 2.25, इतना आसान है 6.75, और 45 में से 6.75 घटा दो, तो 45 में से 6 गया 39, और 0.75 यानी कि 38.25। मैं बिना पेन यूज करे इस सवाल को कर दूंगा। अब देखो 38.25 आ गया, अब इसका 95% निकालना है, तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट एक ऑप्शन आ गया, लेकिन एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें 95 मतलब 5% कम करना है, 5% यानी कि 10% का आधा, 10% होगा इसका 3.8 के आसपास, तो 5% होगा 1.9, यानी कि लगभग 2 के आसपास, तो 2 घटा दो इसमें 36 के आसपास, 36.25, थोड़ा सा ज्यादा इससे, ओके। तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये एग्जाम में, मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं कर दूंगा कि 45 का 85%, तो इसका 85 मतलब 15, 4 घटाया, और 4 का 2 6 घटा दो, 45 में 6 घटाया 39 के आसपास आया, और फिर 5% घटाना है, तो 4 का 2 घटा दो, 37 के आसपास आंसर। ये इतना करूंगा एग्जाम में बस। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असेंबली लाइन एक है जिसमें असेंबलिंग गियर बॉक्स को असेंबल कर रहा है, 5 वर्कर्स आर असाइंड, जो अलग अलग टाइम ले रहे हैं, हर वर्कर एक एक 10 ले रहा है, एक 8 ले रहा है, एक 9 ले रहा है, एक 10 9 ले रहा है, फिर 10 ले रहा है मिनट रेस्पेक्टिवली। बैलेंस डिले निकालना है, बैलेंस करना है सबको। देखो मैक्सिमम कौन ले रहा है 10, और कितने हैं टोटल 5, 1 2 3 4 5 हैं टोटल, तो 10 इंटू 5 टोटल टाइम एवरेज मान लिया 50, ओके। अब एक्चुअल कितना लग रहा है, एक्चुअल इनका सम, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10, तो कैसे करोगे, 10 और 10 20, और 28 और 6 34, और 34 10 44 में एक गया 43, तो 43 आ रहा है। अब देखो 43/50 करोगे तो आंसर लग नहीं रहा आएगा, लेकिन अगर 7/50 करोगे तो लग रहा है। देखो 7/50 करोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, तो 14/100 आ गया, 14/100 यानी कि 14% आंसर बी। तो बैलेंस डिले यही होता है कि जो टोटल वर्क है, तो एवरेज वर्क मतलब एवरेज 50, ये एवरेज माइनस टोटल बाय एवरेज इनटू 100, बैलेंस डिले निकालते हैं हम ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये सिविल वाले भी इसको कर सकते हैं। देन ये एप्टीट्यूड का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है, अगेन इट इज रिपीटेड इन सम ऑफ द एग्जाम्स, और सिविल सर्विसेज में भी रिपीट हुआ है और इसमें भी रिपीट हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी। एप्टीट्यूड का रिसेंट क्वेश्चन देखोगे 2023-24 में, तो ऐसा आया है। देखो कह रहा है एक क्लॉक है 5 सेकंड, 5 सेकंड 24 आवर में, पर डे मतलब, पर डे मतलब 24 आवर, 24 आवर मतलब देखो नंबर दिया है इसने ऑलरेडी, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 86400 सेकंड्स में, तो 5 सेकंड्स लूज कर रहा है ये 86400 सेकंड्स। अभी इतना लिख लिया मैंने क्वेश्चन का। अब कह रहा है व्हाट इज द अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब होता है चेंज, रिक्वायर्ड इन लेंथ, लेंथ में चेंज पूछ रहा है ऑफ पेंडुलम, इन ऑर्डर दैट द क्लॉक कीप्स द करेक्ट टाइम,
मतलब क्लॉक का टाइम सही लग रहा है, हमें पेंडुलम का लेंथ बदलना है। देखो टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अंडर रूट जी बाई एल लिखते हैं, ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाय 2 पाई ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ऐसे करके आप लोग फॉर्मूले को याद रखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल के बराबर है। तो अगर हम इससे हम डेरिवेटिव करें dt, तो dt किसके बराबर आएगा दोस्तों? dt इसको इक्वल टू मान लेते हैं, इक्वल टू k टाइम्स t इक्वल टू k टाइम्स रूट एल। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? k 1/2। ठीक है, रूट का क्या होता है? 1/2 रूट एल, रूट एक्स एल की पावर माइनस प्लस 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और एल की पावर 1/2 -1, तो 1/2 रूट एल हो जाएगा dt। ठीक है, अब dt बाय टी लिखेंगे तो किसके बराबर आएगा? देखो dt बाय टी, तो dt क्या है? 1k/2 रूट एल और बाय रूट एल। ठीक है, तो dt बाय टी जो आता है वो आ जाता है हाफ चेंज इन लेंथ बाय एल। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं इतना डेरिवेटिव करके, और ये आप लोग पढ़ते भी होंगे, जब रूट आता है तो पावर आगे आ जाती है। ये फॉर्मूला याद रखना है बस इस क्वेश्चन में। अब देखो dt बाई टी कितना है? dt बाई टी की वैल्यू यही तो है, dt बाई टी, तो 5 डिवाइडेड बाई 86400, ये किसका हो जाएगा? हाफ डेल्टा एल बाय एल। तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ कितना आ जाएगा? 5 को ऊपर ले जाएंगे, 5 टू जा 10, 10 डिवाइडेड बाई 86400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1/8640। तो आंसर क्या होगा? सी। तो इस क्वेश्चन का यूपीएससी ने जो आंसर दिया वो बी दिया है, तो गलती से मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई है। सो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, एज पर मी। अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर बी है, तो यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और गिव द राइट आंसर, ओके। और विद सॉल्यूशन विद प्रूफ। देन 2018 क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक ही कैंटिलीवर दिया है, पूरा कैंटिलीवर है ये ए। ठीक है, और लेंथ वगैरह दी है 2 मीटर, और बीसी की लेंथ दी है 0.6, और लोड एक्ट ओनली एट द ए बी में लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लग रहा है कह रहा है, मान लो देर आर नो लोड इन द बीसी, बीसी में कोई लोड नहीं है। ठीक है, ये बी है, हमें डी पे निकालना है। देखो अभी आगे करते हैं। अंडर दिस सिस्टम डिफ्लेक्शन एट बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगेगा देखने में बड़ा। 0.24 दे दिया डिफ्लेक्शन एट बी, और स्लोप दे दिया इस हिसाब से जो थीटा है, दिस इज थीटा। तो साइन थीटा दिया है हमें, क्या दिया है? 0.038। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट डी पूछा है। देखो ये मान लेते हैं डी है, और डी जो है वो मिड पॉइंट है, जो बी सी है वो 0.6 है, तो बी डी क्या हो जाएगा? 0.3। ठीक है, 0.6/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो अब टोटल डिफ्लेक्शन एट डी क्या हो जाएगा? तो बी डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन को डेल्टा से दिखाता हूँ, डेल्टा बी प्लस डेल्टा डी। तो डेल्टा बी तो 0.24 दिया है, अब हमें डेल्टा डी निकालना है। देखो ये लेंथ निकालनी है हमें एक्स। देखो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा एक्स डिवाइडेड बाय बी डी, एक्स क्या हो जाएगा? बी डी साइन थीटा। वही तो हमें निकालना है। बी डी कितना दिया है? 0.3, और साइन थीटा कितना दिया है? 0.038। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 38, 38 को 3 से कर दो, 30 या 90, 8 3 24, तो 90 और 20 110, 114 आ रहा है। और देखो 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो प्लस 0.0114, इनको जोड़ो तो 0.24 की जगह हो जाएगा 514। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.2514 बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मजेदार क्वेश्चन है। 9 एक्टिविटीज हैं,
ए बी सी डी आर इन सिक्वेंशियल, ई एफ जी सिक्वेंशियल है, एच एंड के सिक्वेंशियल है। अब कह रहा है ई एफ जी जो है वो पैरेलल है बी सी डी के। अब देखो इसको बना लेते हैं, 4 एक्टिविटी बना दी मैंने, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके पैरेलल ई एफ जी बोल रहा है, मान लो यहां से शुरू करते हैं, मतलब बी सी डी है ना, बी सी डी के पैरेलल ई एफ जी है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहां से मान लो ऐसे जॉइंट ले रहा होगा, ई एफ जी, तभी कुछ तो कनेक्ट करोगे ही ना। और फिर कह रहा है जो एच और के पैरेलल है, एच और के जो है वो ए बी सी डी पूरे के पैरेलल है। तो 2 एक्टिविटी है एच और के, ठीक है। तो ये पूरे के पैरेलल है, तो मान लो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो इसको, ये एच है, ये के है, इतना तो नेटवर्क डायग्राम चलेगा ही चलेगा। अब कह रहा है इसमें डमी कितने चाहिए। अब क्या देखो, इट इज ऑल्सो नीडफुल दैट बी शुड बी कंप्लीटेड बिफोर जी, जी से पहले बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मतलब अब बी के बाद जी स्टार्ट हो रहा है, डमी लगा दिया मैंने D1। अनदर कह रहा है ए एंड एच शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग अप डी एंड के, मतलब ए भी कंप्लीट हो जाना चाहिए डी और के लेने से पहले, ए और एच। देखो तो ए को एच से पहले खत्म करना है, तो ए यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब देखो के स्टार्ट होने से पहले ए खत्म हो जा रहा है, और एच एच यहाँ खत्म हुआ। तो अब देखो डी स्टार्ट होने से पहले एच खत्म हो जा रहा है, डमी लगाया मैंने यहाँ पे D3 और ये D2, ठीक है। ब्लैक पेन से सारे डमी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो D3, D2, D1, ओके। तो 3 डमी ब्लैक वाले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। जितनी कंडीशन दे रखी है उतने डमी बन गए। थोड़ा सा किसी ने दिमाग लगाया ना एग्जाम में तो ऐसे ही मार देगा, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्हीकल है, ये इजी क्वेश्चन है, स्पीड दे दी, वेट दे दिया, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे दिया, रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस पूछा है, कॉफिशिएंट दिया है। देखो म्यू इंटू लोड होता है एन, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.018 इंटू 62293.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो मैं 2 डिजिट निकालता हूँ, इसको 1.8 लिख ले सकता हूँ, और इसको दो डिजिट का मतलब क्या है, 2 पॉइंट हटाऊंगा ना नीचे 100 1.8 के लिए, तो 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो 622 आ जाएगा 0.93। 1.8 क्या, लगभग 2 के आसपास, और ये 623 के आसपास, 6 दूनी 1200। और थोड़ा इसको 2 से कम करना है ना, 0.2 और कम करना है इसमें, तो 0.2 कम करने के लिए फिर 120 और कम, 100 और कम हो जाएगा लगभग, मतलब 0.2 इसका 62, ऐसी कम कर देंगे तो लगभग क्या आएगा, 1100 के आसपास आएगा आंसर। समझ रहे, कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में आंसर आ जाता है। देखो कैसे, आपको 1.8 और 623 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 मान के 600 दूना 1200, 140, 1246 हो गया। अब 0.2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 कितना हो जाएगा, इसमें 124 कम कर दो, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 1 1, 1121 एग्जैक्ट आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं किसी को, देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक डिजिट के बाद, मतलब 0.6, 124.6 ही तो आएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन भी में, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कैलकुलेशन का भी काफी फायदा मिलेगा। मैं कैसे एग्जाम में सॉल्व करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं 10-15 मार्क्स सिर्फ कैलकुलेशन से वेट करता हूँ लोगों को। तो आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी हेल्प करेगा, और अभी तो हेल्प करेगा ही करेगा। खाली कैलकुलेशन, मैं इसलिए कहता हूँ 50 क्वेश्चन जो डेली लगाने का, उससे कैलकुलेशन करने का मन करता है। आप कैलकुलेशन करोगे, आंसर निकालोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेलोसिटी दे दी 24, तो 24 जैसी देखा 5/18 कर दिया मैंने, जो भी आएगा 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो 20/3 हो गया। अब कह रहा है व्हील रेडियस आर दे दिया, ठीक है, ये दिस इज आर। देन जी दे दिया, ओवर और गियर रेशियो, और टॉर्क दे दिया। स्पीड पूछा है, स्पीड ओमेगा, आरपीएम में पूछा है एन। एन क्या होता है, ओमेगा इंटू 60/2 पाई, वही होता है ना ओमेगा 2 पाई n/60।
तो कुछ कुछ फॉर्मूले बेसिक वाले याद रहेंगे तो काम हो जाएगा। और देखो जी दे रहा है मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन दे रहा है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब देखो स्पीड है, स्पीड किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के बराबर, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो हमारे पास रेडियस है 0.3, तो ओमेगा आ जाएगा 20/3, और इसको रेडियस कितना है 0.3। ओके, तो ये कितना आ गया 200/9 ऑलमोस्ट। अब हमें 20 और दे रखा है रेशियो, तो ओमेगा इंटू 20, क्योंकि ये क्या है, ये व्हील की स्पीड है, व्हील व्हीकल की। अब ये क्या आएगी ओमेगा इंटू 20, या जी ओमेगा जो कहेंगे, ये क्या है इंजन स्पीड। ओके, इंजन स्पीड होगा ये। तो इसको कैसे करेंगे, तो 20 इंटू 200/9, अभी इतना ही रख रहा हूं मैं। अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मान ले इसको मैं 10 मान लू, मान लो, तो 10 मान लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक जीरो कटेगा, 400 के आसपास आएगा। अब ज्यादा कितना आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो, तो ये लगभग दो और ज्यादा आ रहा है, तो 2 और 40 के 440 के आसपास आ जाएगा। मतलब 180 आता है ना 10 पे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 20 ज्यादा आ रहा है, 20 मतलब 9 दूनी 18, 2, तो 20 दूना 40 और जोड़ दिया तो 440 आ गया। ओके, तो 440 आ गया ये। अब 440 हमारे पास ओमेगा आया है, और टॉर्क दे रखा है इक्वेशन में 203। देखो 203 इंटू 440, अब देखो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 तो हटा दो, इसको 200 भी तो मान सकते हैं, तो 44 दूना 88 आ रहा है। तो मतलब ए और बी में से ऑप्शन आ गया, या गलत हो गए। अब देखो रेंज बहुत ज्यादा दे रखी है उसने, 4100 4500, तो थोड़ा बहुत एजम्पशन चलेगा। अब हमारे पास एन निकालना है, तो एन कितना होगा ओमेगा इंटू 60, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ओमेगा कितना है 440 इंटू 60, 60 कितना है 60, तो 60 होगा 2, और पाई मतलब 3 के आसपास, या 22/7, क्योंकि 42 दिख रहा है ना, 22 दूना 44 होता है, 20 के आसपास आ गया, और 2 से कट जाएगा 10, खत्म, 7×6 4200, 4200 के आसपास आएगा आंसर। 4200 के आसपास कौन सा है ये, 4155, उससे कम ही आएगा 4200 से। ओके, तो आप ऐसे कैलकुलेशन एग्जाम में कर सकते हैं, बट ये टफ क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, आप जैसी, मैं खाली ब्लैंक पीडीएफ दे दूंगा, आप वीडियो देख के अपने आप ही लिख लेना। देन देखो स्प्रिंग का क्वेश्चन आया है, स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग में है ना, फॉर्मूले याद रखना, मैं आपको पहले फॉर्मूले बताता हूँ। डेल्टा जो होता है 8W d³ N/G d⁴, इसमें d/d को कई बार स्प्रिंग इंडेक्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स ये भी दे देता है। ओके, और जो डेल्ट के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या होता है W/डेल्टा, विच इज इक्वल टू W और बाय डेल्टा, तो G d⁴/8 d³N। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, लोड दे दिया P, ड्रॉप किया एक स्प्रिंग के ऊपर, क्लोज कॉलर स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग डायमीटर मतलब स्मॉल डी, स्प्रिंग डायमीटर स्मॉल डी। अब सारी टर्म यहीं से समझ जाएंगे जो टर्मिनोलॉजी है। स्प्रिंग वायर डायमीटर है स्मॉल डी, देन कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है N, स्प्रिंग डायमीटर कैपिटल डी। ओके, एंड देन इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन दे दिया डेल्टा। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ड्रॉप, मतलब एक स्प्रिंग है, इस पे h हाइट से हमने एक वेट को ड्रॉप किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो गया 120 mm, तो h पूछ रहा है। तो यहां समझ आ रहा है, एनर्जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंसेप्ट, mgh इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। और x हमें दे रखा है, x या डेल्टा, इसको x भी मान सकते हैं। तो हमें m पता है, जी mg की वैल्यू पता है, ये mg 240, तो हमारे पास h आ जाएगा। और फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, ये h प्लस x लेंगे, ये जो h है ना, h में से x घटाना है, तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि h और प्लस x ये दोनों हुआ है ना, तो जो टोटल एक कैपिटल H मान लो mgh, h माइनस h होगा स्मॉल h।
कोई कंफ्यूजन? देखो, जब ये गिरा है बॉल, यहां तक गिरा और फिर एक्स्ट्रा इतना एक्स कंप्रेशन भी हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल होगी एच, हमसे ये एच पूछा है, तो स्मॉल एच क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस एक्स। और एनर्जी इक्वेशन जो हाफ के एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, एम जी एच के बराबर होगा, तो ये एच आएगा, इसमें से एक्स घटाना मत भूलना एग्जाम में। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो के इक्वल टू जी कितना है 88, जी तो लास्ट में दिया ही है, 10⁻³ इंटू स्मॉल डी कितना है 18, और डी देखो डी बाई डी 10 आ रहा है, 180 और 18, तो मैं सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कितना हो जाएगा 180 बाय 18, दैट इज 10। ठीक है, तो एक डी बचेगा ऊपर, तो इसमें अगर सी की टर्म्स में लिखें तो जी डी बचेगा, और 8 सी क्यूब एन, तो एक डी ऊपर 18 बचा, और नीचे 8 सी कितना है 10 का क्यूब, और इंटू एन कितना है 22। देखो कितना आसान कर दिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 10 से 10 कट गया, 22 चौक 88 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 2 नीम 18 आ गया, तो 9 आ गया के। मतलब इतना इजी सवाल बना दिया इसने। अब देखो इस इक्वेशन को लगाते हैं, एनर्जी हाफ 9 इंटू एक्स कितना है, अब हम इसको एमएम में नहीं लेंगे, अभी तक मैंने एमएम में लेके कि ये भी एमएम था, अब इसको मीटर में ले लूंगा मैं। या एमएम में लोगे तो एनर्जी एमएम में ही निकालनी पड़ेगी सब जगह, फिर एमजी जो न्यूटन एमएम है ना, इसको इसको भी एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमएम तो है ही वैसे, तो क्योंकि ये भी वैल्यू क्या आई है न्यूटन पर एमएम आई है, तो हाफ के इंटू एक्स कितना है 120 का स्क्वायर, तो इसको एमएम में ही ले लिया, हाफ एमएम है ना ये, तो 120 तो न्यूटन एमएम में आ गया ये, और ये कितना होगा 240 इंटू एच को भी एमएम में एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो कैसे निकालोगे आप। तो इसको मैं क्या करता हूँ 120 इंटू 120 लिख लेता हूँ, और 120 टू जा 240 आ जाएगा। अब एच क्या आएगा 120 इंटू 9 बाय 2 तो था ही, और एक और 2 आ जाएगा, दो दूनी 4, 3 12 30, और 9 3 27, 270 आ गया। अब 270 ऑप्शन में होता है ना, बहुत लोगों का आंसर गलत हो जाता, बट इसमें क्या करना है, एच स्मॉल एच निकालेंगे, तो 270 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा 150, तो आंसर क्या हो गया डी। देखो स्प्रिंग के लिए ना आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग के लिए इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना, ये सी में कन्वर्ट करना भी याद रख सकते हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा। देन अब देखो इस क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे पहले। तेरा एक रॉड है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए1 है, ई1 है, हैज प्लेस्ड इनसाइड अ ट्यूब जिसका लेंथ एल है ए2, मतलब एक ए2 के अंदर एक छोटी रॉड डाल दी। ठीक है, ये सर्कुलर मानिएगा, ये अंदर एक रॉड है ए1 और बाहर है ए2। ठीक है, और दोनों को फर्मली एक प्लेट में हेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ लोड पी ऑन द एंड प्लेट शेयर्ड बाय, मतलब दोनों में अगर हमने पी लोड लगाया तो वो कितना शेयर करेगा 1 और 2 में, डिवाइड कितना होगा। देखो एग्जाम में देखो ये a1 प्लस a2 आ रहा है, बाकी सब में a1 e1 a1 e1, तो ये तो फर्जी ऑप्शन है। अब देखो इन दोनों में आ रहा है a1 e1 a2 e2, a1 e1 a2 e2 a1 e1, देखो a1 e1 a2 e1, दोनों e1 e1 ले ले, e1 कॉमन क्यों नहीं ले लेता, और ऊपर से e1 e1 कट भी जाएगा, तो p a1 अपॉन a1 प्लस a2 आ गया ना, ये वाला कुछ अजीब सा आ गया, ये तो यूनिट वाइज ही मैच नहीं हो रहा डी ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए फर्जी बनाया है, इसमें e2 कॉमन ले कट जाएगा, ऐसा नहीं है ना, तो आंसर ए और बी में से ही होगा। अब देखो p में a2 a2 e2 a1 e1 a1 e1 a2 e2, अब ये ऑप्शन बनाने वाला इतना, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि अब इसने ये भी नहीं लिखा, रेस्पेक्टिवली लिख दिया, तो ए वन ई वन आ जाएगा आंसर, क्योंकि पहले वन है ना, तो वन वाला लेंगे पहले, मतलब लेकिन चीज तो सेम ही है ना, ये वाला ये है, ये वाला ये है, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखता
तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ऑप्शन बनाने के लिए भी। ठीक है, देखो लोड जो है ना पी एल बाय ए ही होता है। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू ये डिफॉर्मेशन है डेल्टा, ये पी एल बाय ए दोनों में बराबर होगा। जब पैरेलल होता है ना पैरेलल, तो उसमें डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 होता है। अब आप भी सोचो कि इसके बीच में दो रॉड रखी है, ये दो रॉड। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। आप लोड लगाओ, ये जॉइंट तो फर्म रहेंगे, वर्टिकली रहेंगे। मान लो ऐसे हो गया कुछ समय बाद, यहाँ से इतना कम हो गया, तो दोनों दोनों में जो डेल्टा है, ये डेल्टा दोनों में बराबर होगा। तो वही किया है। देखो लेंथ दोनों की बराबर थी, तो P1 अपॉन P2 किसके बराबर आएगा? A1 E1 अपॉन A2 E2। अब देख लो, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इन दोनों में। आप इन दोनों को डिवाइड करो, ये 1 है P1 और ये P2 है। अब P1 बाय P2 निकालो तो A1 बाय A2 आना चाहिए, E1 बाय E2। तो आंसर ये हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये मैंने दोबारा आया नहीं है अभी तक, और आएगा तो इसका आंसर 3.3 मीटर स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट आएगा तो मार देंगे, वरना ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपका मन है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ओके, मैं इस क्वेश्चन का अलग से टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन डाल दूंगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका यूपीएससी ने आंसर ये दिया है, बट एक्चुअल आंसर ये आ रहा है। तो टफ क्वेश्चन है ये। देखो इसको है ना, मैं क्या करता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ पहले थोड़ा सा। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, नॉर्मल है। ये एंगल 180 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 100। और ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100 और 80। 1 सेकेंड, दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होना चाहिए, और ये एंगल बराबर होंगे। दिस इज 80। दिस एंगल कितना होगा? ये बाहर वाला 130 है, तो ये 130, तो ये एंगल 230 होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 360। 360 माइनस 130, देन ये 80 दिया है, देन ये 90 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 270। 360 में से घटा दिया, ये 60 दिया है, ये 70 दिया है, ये पूछा है। ठीक है जी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है, तो n-2 इंटू 180, ये होता है सम एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम। तो n कितना है 8-2 इंटू 180। ये एप्टीट्यूड का भी सवाल कह सकते हैं, 6 इंटू 180, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 1080 आ गया सम। अब सम किसके बराबर होगा? देखो 100 प्लस 230 प्लस 80 प्लस 270 प्लस, देखो इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो 130, 7 6 13, और प्लस ये 80 और आ गया। अब इसको जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ोगे, पहले 100 वाले जोड़ लो, 100 200 200 400 और एक, देखो 100 200 200 400 और एक 500, एक 600 हो गया। 100 वाले मतलब पहले 100 वाले जोड़ रहा हूं मैं, तो 100 वाले कौन से हैं, देखो पेन से दिखाता हूँ। 100, एक और दो 3 और दो 5 और एक 6, तो 600 हो गया। प्लस जोड़ने का तरीका, 3 और 8 11, सेकंड डिजिट वाला जोड़ूंगा आप। 3, देखो इसको 080 पे लिख सकते हैं ना, तो 0 है पहले डिजिट, तो 3 और 8 11 और 7 18, 18 और 3, 18 3 कितना होगा 21 और 8 29, 290, तो टोटल कितना होगा 600 और 200 890। और माइनस, इसको माइनस करना है प्लस 1080 से, और प्लस जी भी है ना, तो ये जी के बराबर आ जाएगा। तो जी कितना आएगा 1080। देखो 890 990 1090, 200 जोड़ो पहले, तो 1090 के बराबर आ रहा है, तो उसमें 10 और घटा दो तो 190। मतलब पहले 200 जोड़ा, देखो 890 में 200 जोड़ा तो 1090 आ गया। अब इसमें 10 और घटाया तो 1080 आ गया। मतलब ओवरऑल कितना जोड़ा 200 माइनस 10, 190। तो ऐसे कैलकुलेशन एग्जाम में कर सकते हो। तो आंसर ए है, यूपीएससी ने बी दिया है। ठीक है, सो अब उसका यूपीएससी का कोई इलाज नहीं कर सकते। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो
इसको थोड़ा इसी फिगर में करते हैं। इसमें क्या पूछा है, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। अब आप देखो तुक्का मारने का तरीका, दो ऑप्शन 35/2, 34/2। देखो 14/3, 5/2, 13/6, तो 6 वाले हैं, तो आंसर इनमें से ही होगा, क्योंकि ये 1/6 और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम 6 से डिवाइड करते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है 6 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर इन दोनों में से ही होगा। बाकी देखो, हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालते हैं पहले। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या करता है, देखो a प्लस 4m प्लस b/6, ये होता है टाइम। ए है ज्यादा, ये कम वाला टाइम होता है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक। कम समय में हम चाहेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक, और ये एम मोस्ट लाइकली, ये होगा। और जो सिग्मा आता है, क्या होता है, ए या बी माइनस जो भी बड़ा है, b-a/6। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब देखो, पहले हम, देखो दो ही पाथ बनते हैं इस फिगर में, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। और ये ऊपर वाली एक्टिविटी में देखो टाइम कम कम लग रहा है, और नीचे वाली में सारे टाइम ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही क्रिटिकल होगा, यही क्रिटिकल होगा, 100% मैं बता रहा हूँ, देख के लग रहा है। अब देखो, टाइम मैं जल्दी जल्दी निकाल दूंगा सबके, बट क्रिटिकल यही होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत अभी तक आपको है? अब इसका देखो, पहले लास्ट वाले का सॉल्व करना, एक का सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 5 प्लस 4 × 8 प्लस 11/6, 8 × 4 = 32, और 11 और 5 16, 32 और 16, 11 और 5 कितना होता है, 5 × 1 = 16, 32 और 16 48, और 8 × 6 = 48, तो 8 आ गया। तो इसका टाइम 8 आ गया एवरेज। इसका टाइम कितना आएगा, 8 और 4 12, और 6 × 24, 12 और 24, 36/6, 6 ही आ गया। इजी, इजी इजी दिया है इसने जानबूझ के। 4 और 2 6, और 3, 3 × 4 = 12, 12 और 6 18/6, 3। तो इसके तो बीच वाले हैं, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। इसमें देखो क्या आ रहा है, 9 + 60 + 18/6, तो कितना आएगा ये, 18 और 9 27, 60 20 80, 87/6। सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसी ये वाला क्या आएगा, देखो मैं है ना, आपको एग्जाम में सॉल्व करना, अभी सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, वो मैं अभी बताऊंगा। देखो 18 + 12 30, और 12 × 4 = 48, 48 और 30, 40 30 70, 78/6। फिर फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। फिर 8 और 6 14, और 7 4 = 28, 7 × 28, 28 और 14 42/6। अब मैं 42/6 7 लिख सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, ये 6 है। ठीक, क्योंकि 6 6 तीनों नीचे बन रहा है, तो ऐड करने में आसान रहेगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 42/6, 78/6 और 87/6। देखो इन दोनों को जोड़ो, तो 7 4 11, 8 2 120, और 207, 207/6 आ गया। और 6 से काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 नीम 27, 69/2 आ रहा है, यानी कि 34.5, 34.5। मैंने बताया ना, इन दोनों में से आंसर है डी हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखो, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना ज्यादा आसान है, चारों को अलग अलग दिया है, इसका भी अलग, चारों का अलग, और आपको पता लग रहा है क्रिटिकल पाथ यही होगा, तो इसी का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल देते हैं। देखो कैसे निकलेगा, 8 - 6/6, बी माइनस ए निकालते हैं ना, लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जब निकालते हैं ना, तो सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2² प्लस सिग्मा 3², वेरिएंस को ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ऐड नहीं करते, प्लस 18 - 12/6 का स्क्वायर, प्लस 18 - 9/6 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट एग्जाम में ना ये स्टेप लिखूंगा एनालाइज करके क्वेश्चन को, कि पता चल रहा है कि ये नीचे वाला पार्ट जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा। तो 8 में से 6 गया 2, देखो 6 नीचे स्क्वायर 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 आएगा, तो 6 तो बाहर आ गया, और 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 18 में से 12 गया क्या, 6 का स्क्वायर 36, और 18 में से 9 गया 9, 9 का स्क्वायर 81, 36 और 4 क्या 40, 8 4 121, इसका ऊपर वाले का अंडर रूट है। ठीक है, तो 121 का अंडर रूट बाय 6, 111/6, 11 आ गया। आपको मैंने दोनों निकाल के दिखा दिया, बट एग्जाम में आप डायरेक्ट 11/6 निकाल के डी मार सकते थे आंसर। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें
ये एक ही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को आपस में घटाओ, देखो इसमें माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 इक्वल टू 50, x2 की वैल्यू 50 एक में ही है और x1 की 100। अब देखो रिस्क है, पूरा आप ग्राफ बना के देखो, ग्राफ बनता है इसमें, एक इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x2 150 कॉन्स्टेंट 150 ठीक है, आता है मुझे ये क्वेश्चन। फिर दूसरे केस में बनेगा एक इंटरसेप्ट, मान लो यहाँ x1 है यहाँ x2 है, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी x2 जीरो करने पे 200, 200 और यहाँ पे क्या आएगा 100, 200 और 100 का इंटरसेप्ट, सॉरी थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये 200 है और ये 100 है, ये पहली लाइन है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 200, और ये वाली x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 150। अब लेस देन वाले हैं तो हम शेडेड एरिया लेंगे, अंदर अंदर वाला, तो ये एक ये पॉइंट आएगा अंदर में, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, ये 4 पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो इसमें 150 कॉमा जीरो है, 0 कॉमा 150, इसमें 150 कॉमा जीरो है, तो जीरो जीरो वाला तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, इजी था ये, डायरेक्ट सॉल्व करनी थी इक्वेशन को। इसमें क्या कर रहा है ईओ क्यू दे दिया है, देखो उल्टा दिया है, ईओ क्यू, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2d सी नॉट बाय सी एच, इसकी वैल्यू दे दी 360, अंडर रूट 2d नहीं दिया हमें, सी नॉट दे दिया ये ऑर्डर 5 और सी एच दे दिया 0.2 होल्डिंग कॉस्ट, सी एच होता है होल्डिंग कॉस्ट और सी नॉट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, तो इसका स्क्वायर कर दो, हमें डी निकालना है, तो 360 का स्क्वायर इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 5 और 2, 2 इंटू 5, तो ये तो 10 ही हो गया डायरेक्ट, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, अब मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है, तो 15 तो 25 में कितना है 11, सॉरी दूसरा पेज चला गया, देखो 25 में कितना 11 है, 11 ज्यादा है 25 से, 14 का क्या है 196, तो 1296, 1296 है और इंटू 0.2, 100 तो आएगा ही अलग से जीरो जीरो का, और डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो ये एक जीरो ये, 100 खत्म, 1296 इंटू 2, तो लगभग 1300 मान लेते हैं, 13 दूनी 2600 के आसपास, तो 2600 से तो 8 कम आएगा क्योंकि 4 है ना, तो आंसर क्या है ए बी 1296 इंटू 2 करना है, देखो 4 ज्यादा कर रहे हैं, 4 ये 1300 में माइनस 4 करते हैं ना, तो इसका डबल कर दो 2600 माइनस 8। ओके, अभी तक कोई दिक्कत? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल फ्लोट पूछ रहा है, टोटल फ्लोट क्या होता है, देखो मैंने अभी सारे फॉर्मूले बता देता हूँ फ्लोट वाले, ये है एक्टिविटी, ठीक है, देखो इसमें क्या क्या बनता है टाइम, ये क्या होगा देखो, जब हम एल जे, ठीक है, एल जे होगा और ये क्या होगा ये वाला ई आई, ये होगा टी, ठीक है, तो जब ये पूरा डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है टोटल फ्लोट। जब हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, जब हम ये लेंगे, नहीं एक शिफ्ट होता है पहले, जब हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्री फ्लोट, और जब हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, तो ये है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम ई एफ, ये ई जे हो जाएगा, ये एल जे एल आई, तो आप उसी हिसाब से वैल्यू निकाल लेना। तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, एरो, एरो का मतलब समझना, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये वाला ये इंडिपेंडेंट फ्लोट है, ये है फ्री फ्लोट दिस वन, और बाहर वाला टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट क्या बना, टोटल फ्लोट एल जे माइनस ई आई और माइनस टी, तो एल जे माइनस ई आई माइनस टी, बी ऑप्शन हो गया। देखो ये तो फर्जी है, टी में से घटा रहा है, ये भी फर्जी टी में से घटा रहा है, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, टाइम थोड़ी घटाते हैं यार। देखो हाउ मच सल्फर इज रिक्वायर्ड, सल्फर का मास कितना होता है 32 इन पर 100 kg
और फाइनल रबर टू कंप्लीटली क्रॉसिंग ब्यूटाडीन। देखो ब्यूटाडीन का मास रेट जिसको पता होगा ना 54 होता है, जिसको ये पता होगा ना ये होता है C4H6, 12 चौक 48 और प्लस 6। तो जिसको ये पता होगा ना ब्यूटाडीन के बारे में, फिर वो सवाल कर लेगा। अब देखो ब्यूटाडीन में सल्फर कितना चाहिए, तो 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। तो 32 डिवाइडेड बाय 50 30 80 84, तो ये लगभग 3/8 मान लो ना, कितना हो जाएगा 0.3, 8 3 24 और 6 8 7 56.3, और इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना है इंटू 100, तो कितना आ गया 37। अब देखो डायरेक्ट मैं सोच सकता हूँ सल्फर का मास 32 है, 100 से डिवाइड किया 0.32, मतलब 30 वाला लाइन वाला आंसर एक ही है। मतलब ये तुक्का मारना है एग्जाम में, ऐसे तुक्का मार के आप मान लो कहीं गलती से आपका दिमाग ऐसे ही क्लिक कर गया, मैच हो गया, देखो अल्टीमेटली आंसर ही लाना है हमें, तो इसका आंसर सी है। देन देखो एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्ड एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। सैक्रिफिशियल किसका करते हैं, जिंक गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक कोटिंग कर देते हैं, तो जिंक कोटिंग सेक्रीफाइस हो जाती है, अंदर वाला मेटल सेफ रहता है। देन एफसीसी यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस आर, व्हाट इज द वॉल्यूम पूछा है, एटॉमिक रेडियस आर है। देखो दिमाग लगाना है, एफसीसी मतलब एक फेस पे, फेस सेंटर्ड, ठीक है, एक ऐसे है फेस पे, एक है, एक ऐसे है, ठीक है, ये पूरा ऐसे करिए। अब ये मान लो ए है, ये ए है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, सॉरी √2a, क्या जा रहा है √2a। देखो √2 आ रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन में √2 है। आगे ये ज्यादा छोटा आ रहा है, 16 16 वाला देख के पता लग रहा है यही होगा आंसर, क्योंकि ये जबरदस्ती बनाए हैं और इसमें √2 वाला आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे आगे समझा देता हूँ। √2a किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखो दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये आर, ये कैपिटल आर है ना, तो ये वाला पार्ट क्या होगा आर, ये क्या होगा 2r, और ये क्या होगा आर। पेन को थोड़ा कम डार्क कर ले, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, आर प्लस 2r और प्लस आर, 4r के बराबर हो गया। अब वॉल्यूम होता है, देखो ए बराबर क्या हो गया 4r बाय √2, तो इसको 2√2r लिख सकते हैं। ए क्यूब होता है वॉल्यूम, तो इसका क्यूब करना है, तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू √2 का क्यूब 2√2 और इंटू आर, तो 16√2। सॉल्व कर दिया मैंने आपके सामने बी ऑप्शन, और तुक्का भी मार दिया। मैं तो देखते तुक्का मार दूंगा कि फेस सेंटर्ड मतलब फेस वाले में √2 डायगोनल होता है, बॉडी सेंटर्ड में √3 आता है। देखो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, टफ। इस ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम है तो करो। देखो कह रहा है एक स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट है, 6 डेज वर्क करती है, 3.5 आवर्स फर्स्ट शिफ्ट में, every one of these 6 days and 3 hours in the second shift each of the 5 days। मतलब कह रहा है कि 6 डेज मतलब 6 डेज में ये 3.5 काम कर रहा है, प्लस 5 डेज में ये 3 घंटे काम कर रहा है वीक में, ठीक है। तो कितना हो गया 6×3 = 18 और आधा 3 21 प्लस 15। देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 6×3 = 18 किया और 0.5 को 6 से किया +3, तो ये 21 + 15 36 आ गया। कह रहा 36 आवर्स वर्क कर रहा है पर वीक, ओके 36 आवर पर वीक, कोई दिक्कत अभी तक। फिर नेक्स्ट कह रहा है वेज नेगोशिएशन की गई कि 5 दिन ही काम किया जाएगा, 5 days इन अ वीक बोथ शिफ्ट टुगेदर, जिसमें 7.5 घंटे काम किया जाएगा, मतलब 5 days 7.5 पर, तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और प्लस 2.5, 5 का आधा, तो 37.5 आवर्स अब वीक में काम होगा, लेकिन 8% एक्स्ट्रा वेज मिलेगा। अब कह रहा है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ाया जाए, वो भी आवरली, कि दोनों टाइम में पैरिटी आ जाए, मीन पैरिटी इन द एग्रीमेंट्स, कि दोनों मैनेजमेंट का भी फायदा हो, कि मैनेजमेंट को भी लॉस ना हो और एम्प्लॉइज को भी। तो अब देखो 36 आवर काम कर रहा था, मान लो प्रोडक्शन कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो 72 आवर्स का प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है, 72 यूनिट्स, सॉरी 72 यूनिट्स बना रहा था, तो आवरली कितना बना रहा है, आवरली 72/36, 2 यूनिट बना रहा है, कोई दिक्कत 1 घंटे में। अब नेक्स्ट केस में 8% ज्यादा देना है, 8% ज्यादा,
तो अब 72 की जगह हमें 8% ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब 8 से मैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा एक, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 56 और एक 57 और 5.76 आएगा, तो 77.76 आ गया। और वैसे भी मैं इसको 10% 7.2 और 2% यानी कि 1.44 घटा दूंगा तो 5 और फिर लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया 77। तो अब टफ है, देखो कैलकुलेशन टफ है तो करना पड़ेगा। इसको हम कर रहे हैं 37.5 से डिवाइड करना है अब। तो ये कितना आएगा गाइस, 37 दूनी 74, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कितना आएगा एग्जैक्ट वो निकालना बहुत टफ है। वो इस क्वेश्चन को आप, मैं ये कहूंगा कि एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 77.76 को 37.5 से डिवाइड करके, तो मैं ये कहूंगा कि इसको निकालना इम्पॉसिबल सा एग्जाम में, क्योंकि 2 पॉइंट के आगे 07 आएगा तो इसको तो मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों में हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये क्या हो गया, मान लो ये 200 मान लेते हैं और ये 207 मान लेते हैं, तो डिफरेंस क्या है, 7/200 इंटू 100, ये निकालना है। 200 कट गया तो 3.5 के आसपास आएगा। 3.5 कौन सा है, एक ही आंसर। बस ये डिवाइड करना थोड़ा टफ है, बट कर सकते हो आप एग्जाम में। देन लंबी वीडियो जाएगी दोस्तों, सारे ईयर के एक साथ कर रहे हैं। देखो एक कोन है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस पे रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कट बाय अ प्लेन इंक्लाइन टू एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर। पैरेलल है, थोड़ा अच्छा फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या बनता है पैरेलल में, पैराबोला, पढ़ा है मैंने। हॉरिजॉन्टल होता है सर्कल, इंक्लाइंड होता है लेस देन पे तो इलिप्स, इक्वल हो जाता है तो पैराबोला, ग्रेटर हो जाता है तो हाइपरबोला। देखो ये क्वेश्चन भी एक टफ क्वेश्चन है। इसमें मैं ये कहूंगा कि देखो थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ इसमें पहले। जो सेलिंग प्राइस होता है वो एफ प्लस पी प्लस वॉल्यूम, ठीक है। और ये एस एक्स लिख सकते हैं, एफ प्लस पी प्लस वी एक्स। तो एस माइनस वी इंटू एक्स इक्वल टू एफ प्लस पी, ये इक्वेशन आती है। प्रॉफिट जीरो कर देते हैं तो ब्रेक इवन आ जाता है, तो एक्स ब्रेक इवन क्या आएगा, एफ अपॉन एस माइनस वी। और अगर सेल्स निकालने जैसे क्वेश्चन पूछा है तो ये होता है एफ एस अपॉन एस माइनस वी। तो एफ तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एफ इंटू समेशन ऑफ एस, समेशन ऑफ एस एक्स, ऊपर नीचे देखो एस एस जोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा, तो समेशन ऑफ एस एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एस माइनस वी इंटू एक्स, ये करना है तीनों का। तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स से ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। ये समेशन निकालना है एक एक करके। और दूसरा आप अब निकाल लो, देखो ऊपर क्या आएगा, 10 इंटू एफ तो रखा ही है, 10 इंटू 5000 प्लस 6000 इंटू 15 और प्लस 18 इंटू 4000। ये वाला पार्ट एस है और ये क्या है वी। नीचे एस माइनस वी को करना है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5000 प्लस फिर 11 इंटू 6000 प्लस 18 में से 13 गया 5, 5 इंटू 4000। और इसको निकालोगे तो ये 2 इंटू एफ आ जाएगा विच इज 40,000। देखो एक तरीका और है इसको तुक्का मारने का, थोड़ा तुक्का मारने दिखा रहा हूँ। देखो आप है ना ये सोचो कि ब्रेक इवन निकालना है मुझे, ठीक है। डायरेक्ट इस वाले में ब्रेक इवन निकाल के देखो, ये फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला था ना ब्रेक इवन का, एस एक्स इक्वल टू एफ एस अपॉन एस माइनस वी। तो ये पहले वाले में निकालता हूँ, तो 20,000 इंटू एस कितना है, एस 10 डिवाइडेड बाय 4, यही आ रहा है। 10 में से 6 गए 10, 10 माइनस 6 कितना है 4, और ऊपर 10, तो ये क्या होगा 4 दूनी 8, 2.5। तो 50,000 के आसपास आ रहा है। सबसे कम इसी में आएगा तो 50, क्योंकि बाकियों में तो 50,000 से कम तो आप मार सकते हैं। एक और तरीका है देखो, इससे 50,000 है। आप देखो असली तरीका तो मैंने बता दिया, एग्जाम में तुक्का मारना है। देखो 10 इंटू 50,000 90,000, एस एक्स की वैल्यू तो है, कितनी सेल करें कि ब्रेक इवन आ जाए, प्रॉफिट जीरो हो जाए हमारा।
तो इन दोनों को करेंगे तो पहले में आ रहा है 50, दूसरे में आ रहा है 90 और तीसरे में आ रहा है 72। तो इन तीनों में सबसे कम एक ही ऑप्शन में है 40,000। ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं बता सकता मैं, तुक्का मारना। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है बीओडी का कोई वेस्ट सैंपल है 180 का, जिसमें 4 ml कंज्यूम हो रहा है। तो मतलब 4 कंज्यूम हो रहा है 180 में, तो 300 में कितना कंज्यूम होगा? तो 4/180 एक में होगा, तो 4/180 इंटू 300। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 300 में जब निकालेंगे तो इसको कर दो। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 से काटा 3 पे, 6 बचे 30, 5 चौक 20/3 आ गया, 6.67। आंसर क्या है? एक इजी क्वेश्चन था, वो था इसमें बस मैथमेटिक्स लगानी थी। देखो सिंपल क्यूबिक में एटॉमिक पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो सिंपल क्यूबिक में एटॉमिक पावर फैक्टर कितना होता है? 0.52। यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, बट नहीं भी ड्रॉप करता तो काम चल जाता। देखो सिंपल क्यूबिक में होता है 52%, बीसीसी में होता है 68%, एफसीसी में होता है एटॉमिक पावर फैक्टर 74%, तो इतना ही होता है एचसीपी में। एक होता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक में 34%। इतना याद रखोगे आपका सारा हो जाएगा। ओके, देन अब ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। तो ये इसको इग्नोर करना है, ये कुछ नहीं है। ओके, इसको हटा ही देता हूँ ना यहाँ से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये नीचे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए। ओके, अब ये काफी टफ है इसको करना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिटर्न डेज 20 दे दिए, 2 kg पर डे है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेगा जूल पर डे लाना है, यूनिट से खेलना है। मेगा जूल पर मीटर क्यूब यहाँ पे है, तो मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। मीटर क्यूब यहाँ पे है, इसके नीचे केजी है, केजी यहाँ पे है, मतलब 0.24 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, मीटर क्यूब पर केजी है, और इंटू केजी पर डे। तो केजी केजी कट गया, तो ये हो गया 0.48, मतलब लगभग 0.5 के आसपास आ गया मीटर क्यूब पर डे। अब इसमें दो चीज और दे रखी है, एफिशिएंसी और मीथेन प्रोपोर्शन, तो ये भी लेना जरूरी है। तो हम क्या लेंगे, 0.48। आगे करते हैं अभी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 60% से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 से। ठीक है, ये दोनों ले लेता हूँ, और इंटू 28 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, मेगा जूल पर डे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको मैं 0.5 मान लेता हूँ, लगभग 0.5, 48 को। तो ये क्या हो जाएगा, 14, इसका आधा 14, 14 छिंग 84, 84, 8.4, 8.4 को 8 से, 8 8 जा 64, 64 के आसपास आ रहा है, और 6.4 हो जाएगा, और थोड़ा ज्यादा ही आएगा। अब 20 डेज का रिटेंशन टाइम भी दिया है। ठीक है, लेकिन हमें मेगा जूल पर डे है, ये एक काव से, हमें 5 काव भी दिया है। देखो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, 6.4 को 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30 के आसपास आएगा, और 30 के आसपास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें यूनिट यूनिट मैच करनी थी, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, और फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना था, फिर जो आया था उसको इससे मल्टीप्लाई करना था, नंबर ऑफ काउज, और फाइनल रिजल्ट को इससे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना था बस। जब देखना था किसको करना है किसको नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा डाटा था, देखो ये एक्स्ट्रा था, टेम्परेचर एक्स्ट्रा था, और नंबर ऑफ डेज भी एक्स्ट्रा था। दूसरे पेन से कर देता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यूनिट मैच। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 5,000 एनुअली फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 5,000 चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, और 10% डिस्काउंट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? अब देखो 5,000 ले रहे हैं, तो 5,000 से कम वाली वैल्यू तो नहीं होगी, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। 10,000 से ऊपर वाला ऑप्शन में लग रहा है। चलो हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, आई 1 + i की पावर n, ठीक है, अपॉन -1 अपॉन 1 + i की पावर n इंटू आई, और इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। पहले हम ये वाली टर्म निकाल लेते हैं। देखो 1 + i, आई कितना है, 10%, तो कितना 0.1, तो 1 + i की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1,
और 1.1 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब 1331, याद रखना चाहिए, 11 से लेकर के 15 तक याद कर लेना। 15 का 12 का क्या होता है? 1728, 13 का 2200 के आसपास आता है, 14 का 2600 के आसपास आता है, और वो 3400 के आसपास जाता है। 3375 आता है 15 का। ठीक है, 2296 होता है 13 का, 3 3 9 3 27, तो 97 के आसपास होगा। और 14 का भी ऐसे ही आता है, 96 के आसपास आता है, 2726 2700 के आसपास। तो 1 प्लस आई कितना होगा? 1.1 का क्यूब, और इसको पॉइंट लगाएंगे तो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, और इसमें से -1 कर रहे हैं ऊपर, तो क्या आ गया? 0.331। नीचे क्या है? 1.331 इंटू 1.1, यही है। ठीक है, इतना ही करना है हमें, और इसको फिर 5000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ठीक है, अब कैसे करोगे इसमें मल्टीप्लाई? ये आई है ना, तो ये 0.1 है, 0.1। ठीक है, अब देखो 0.1, इसको ये करोगे तो ऊपर क्या है? 3.331, और नीचे क्या है? 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और आगे हो जाएगा 0.13। तो इसको लगभग ये लिख सकता हूँ 33/13, और 13 दूनी 26, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 10,000 प्लस आएगा, 10,000 प्लस, एक ही ऑप्शन है 10,000 प्लस। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मैं निकालने को कैलकुलेटर लगा के निकाल दूं, बट आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे निकालना है। देन एक और ये वाला कर लेते हैं, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वाले को थोड़ी देर बाद करते हैं। देखो 5000 है, एक मशीन है, इतना जनरेट करेगी रिटर्न 5 सालों में। आफ्टर 5 साल जो सेल्वेज है 40% है, तो 40% सेल्वेज है, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा उसमें? 60% डिप्रिशिएट हो गया होगा, और ये 5 सालों में है, 5 ईयर्स, तो इसको 12% पर ईयर लिख सकते हैं। मतलब एक साल में 12% डिप्रिशिएट हो रहा होगा ना, 60/5, 12% डिप्रिसिएशन पर ईयर, यानी कि 0.12 ऑफ इनिशियल कॉस्ट, वही हमसे पूछिए एक्स, इतनी हमारी इसकी डिप्रिसिएशन हो गई, और रिटर्न हमें मिला है 50,000 पर ईयर, और इसमें से हमने 0.12x ये घटाया, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एक्स है, ये हमें दे रखा है 20%, 0.2। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 40% डिप्रिसिएशन हुआ, 5,000 रिटर्न दिया, और 20% हमारा रिटर्न है पर ईयर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो 20% मतलब 0.2, 20/100, तो हमने ये करा, रिटर्न माइनस डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, ये रिटर्न परसेंटेज आ गया। देखो बी इसमें कुछ है ना, अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन आ गए थे, यूपीएससी को लगा कि अकाउंट्स का पेपर है। अब देखो 0.2x प्लस 0.12x, तो कितना हो गया? 0.32x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 0.32। अब देखो 0.3 के आसपास 1/3, यानी कि 1.5 के आसपास आ रहा होगा, 1.5 लाख। लेकिन इसने पूछा है कॉस्ट ऑफ 2 सच मशीन्स, तो 1.5 लाख के आसपास आ रहा होगा, 1.5 इंटू 2, 3 लाख के आसपास आंसर आएगा, 3 लाख के आसपास रहेगी। थोड़ा सा और ज्यादा आएगा ना, 0.33 नहीं है, 0.32 है, तो 1.5 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, आप कर सकते हैं। देन देखो, एक सिरेमिक क्रिस्टल है, 3 एनायन सराउंडेड है, कैटायन एनायन का रेशियो पूछा है। देखो कैटायन छोटा होता है, देखो एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं पहले, इसको फिगर एग्जाम में कैसे बनाना होता है, देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है लास्ट में, यहाँ एक छोटा सा है अंदर। ठीक है, अब ये देखो, ये छोटा वाला कैटायन है, और ये बड़े वाले एनायन है, ये कैटायन है। अब इनका रेशियो पूछा है, देखो ट्रायंगल देखना मैं कौन सा बना रहा हूँ, अब अलग से बनाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ये क्या है? आर, कैपिटल आर। और ये क्या होगा? देखो दोस्तों, ये सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर सेंटर, तो ये आर है और ये स्मॉल आर, तो ये आर प्लस आर हो गया।
तो अब इस इक्वेशन में लिखूंगा मैं r प्लस आर कॉस 30, ये किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो r को r से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस आर बाय आर, ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस 30, और r बाय r किसके बराबर हो गया, 1 बाय कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, 2 बाय √3 -1। अब √3 कितना होता है, देखो एग्जाम में कैसे करोगे, 1.7, ये 20, 1.3, देखो 3 आएगा 30, 1.1 आ रहा है 30 के लिए, फिर 13, 130, 17, 7 के आसपास आ रहा है, -1, तो 0.17 आ रहा है। आंसर क्या है, ये थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 732 होता है ना। हो गया। देन 2020 के देखो कुछ क्वेश्चन आसान आसान वाले जल्दी करते हैं पहले। तो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो ऊपर दे रहा है n/n-1, ये n+1/n, n ये तो फर्जी है, n-n, ये भी एक फर्जी है, ठीक है। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सारे, फर्जी फर्जी काटता हूँ। देखो ये बिना बात के ऑप्शन बनाया, इसका कोई तुक नहीं है। ये भी ऊपर n नहीं, देखो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, समझ रहे हैं। और n-n का डिफरेंस आता है, आंसर क्या होगा, डी। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा सकते हो एग्जाम में, तो तुक्के में भी दिमाग चलता है, लॉजिकल गैसिंग बोलता हूँ मैं जिसे। मेरे सिविल सर्विसेज में भी लॉजिकल गैसिंग खूब लगाता हूँ, और उसमें काफी अच्छे नंबर आते हैं मेरे, तो डी आंसर है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है सिग्मा। अब देखो एक बार प्लस है, माइनस प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस। अब आपको सोचना है कि कौन सा प्लस वाला आएगा, कौन सा माइनस वाला आएगा। अब इस क्वेश्चन में है ना, ये पैटर्न पकड़ दिया इसने पूरा, इसमें बहुत चांस है कि आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि x माइनस एक्स बार हम करते हैं, मीन घटाते हैं हमेशा, तो ये जोड़ने वाला तो हट जाएगा। और नंबर ऑफ n टर्म्स +1 तो कभी लेंगे नहीं, तो -1 करते हैं थोड़ा सा, मतलब देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप कह सकते हो वैसा क्यों नहीं हो सकता, हाँ सही बात है आपकी बात भी, बट वैसा कर लो, गलत हो जाएगा। हो सकता है मेरा भी गलत हो जाए ऐसा लॉजिक, मेरे भी तो पूरे 100 में 100 का आते हैं, 50% मार्क्स ही तो आते हैं। देन देखो स्टॉक स्लो पूछा है, मैकेनिकल वाले कर लेंगे। स्टॉक स्लो है, देखो बॉल नीचे जा रहा है, ऊपर ऊपर लगेगा रो वाटर, रो नीचे बॉल का होगा, तो डेंसिटी तो डेल्टा आएगा, डिफरेंस आएगा डेंसिटी का इन दोनों का, तो डेंसिटी डिफरेंस वाला तो आएगा ही, तो दोनों तो काट दो, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा नीचे जा रहा है ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, क्योंकि प्लस भी आता है माइनस भी आता है। यूपीएससी ने इसका आंसर ए दिया है, 54 का आंसर ए, ओके। सो 1+2CY, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टोक्स टर्मिनल वेलोसिटी का, ये दोबारा इसमें नहीं पूछेगा, पूछेगा तो यही फॉर्मूला पूछ लेगा। तो बस याद रख लेना, ये माइनस है, अंदर प्लस है। देन देर आर सम मोर क्वेश्चंस, तो इसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद। देखो 12% ये वाला इजी दिख गया मुझे, 12% एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इफेक्टिव निकालना है। देखो तो 1+r/n, ये पढ़ा होगा कि पावर n पढ़ा है आपने, टाइम पीरियड लिखते हैं, टाइम पीरियड t, तो 1+r कितना है 12%, तो 0.12 बाय कंपाउंडेड क्वार्टरली, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, ठीक है। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो 4 पीरियड भी डिवाइड करते हैं, 1 नहीं करेंगे, तो 4 से काटा इसको, तो 0.03 आ गया, तो 1.03 की पावर 4। अब ये निकालने के लिए आपके तोते उड़ जाएंगे, लेकिन एक तरीका है, मेरे स्क्वायर की ट्रिक जिसने देखी है, मैंने 100 तक ही सिखाया, लेकिन 125 तक भी वो वैलिड है। अब देखो 103 का स्क्वायर निकालना है, तो जितना ज्यादा है ना 100 से, तो 106 कर दो, और 3 का स्क्वायर 09, मतलब 100 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 की जगह +3 और जोड़ दे, तो 3 का डबल छोड़ दो तो 106 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर कर दो 09। अब जैसे 106 का निकालना है, तो इसमें 6 जोड़ दो पहले, 112, 100 से जितना ज्यादा, और 6 का स्क्वायर 36, तो एक बार इसका स्क्वायर किया और एक बार इसका स्क्वायर किया, तो 112 36 आ गया, तो 4 डिजिट 1.1236। अब आंसर क्या होगा, 12, 1236, बी आंसर। ऐसी ये क्वेश्चन है, सेम टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि देखो 1000 सम को इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, बाकी देख रहा है 9% लगेगा जब 12 से 23 है, 10% लगेगा जब 24 से इतना है,
तो 10% ही लगेगा, 1000 को 2 साल के लिए ग्रो कर रहे हैं तो 10% इंटरेस्ट लग रहा है और एवरी क्वार्टर कंपाउंडेड हो रहा है। तो फिर वही 1 प्लस आर बाय एन की पावर टी। अब इसमें 10% है तो 1 प्लस 10 की पावर 10/4 की पावर 2 साल है तो 2 into 4। तो अब ये 1 10 की 10 से काटेंगे 2.5 आएगा और 0.1 लिखना है। ठीक है, 0.1 यानी कि 1.025 इसकी पावर 8। अब ये निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप देखो 1000 में है ना, आप हर हर क्वार्टर 10% ऐड कर दो, ज्यादा आसान नहीं रहेगा। पहले क्वार्टर 10% और उसका 10/4 करना है। ठीक है, 10% निकालो, उसको 4 से डिवाइड करो, 125 तो 125 1125 एक 1025, फिर दोबारा 102/4 मतलब लगभग 25 के आसपास। तो एक साल बाद 25 26 जुड़ के 1110 के आसपास पहुंचेगा। दूसरे साल भी करोगे तो 25 26 तो 1200 समथिंग पहुंचेगा, 1300 1400 नहीं पहुंचेगा। आप हर क्वार्टर में है ना 2.5% इंटरेस्ट मतलब 10/4 ये हर क्वार्टर में ऐड करके 1200 तक पहुंच सकते हो। इजी है, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है। अब देखो इसमें एक क्वार्टर कर देता हूँ, मान लीजिए अब 102/4 102 10% है, 102/4 ये लगभग 25 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1051 आ गया। 105/4 10% तो 105/4 कितना होगा, ये लगभग 26। तो इसमें 26 जोड़ेंगे तो 1076। 107/4 मान लो 27 तो ये कितना आ गया, 25 जोड़ोगे और 27 जोड़ दो इसमें तो एक 1105 मान लो, 1105 आ गया एक साल बाद। 5 ही बढ़ा है एक साल में, दूसरे साल कितना बढ़ जाएगा, 20 30 और बढ़ जाएगा। तो 20 भी बढ़ जाएगा तो आंसर 1300 पे तो नहीं चला जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा छोड़ दो दोस्तों, इतना फर्जी सा फॉर्मूला है इसमें एक बड़ा सा, वो मुझे भी याद नहीं, मैंने याद किया भी नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं। अगर पेपर निकालना है तो नहीं करूंगा, अगर हाँ टीचर बनना है सिखाना है तो पढ़ लेंगे। तो आई अभी तो पेपर देना है, I1 - टैक्स, ठीक है, प्लस RV - NP बाय एन डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय एन। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अरे ये फॉर्मूला नहीं आएगा, एक बार आ गया। देन 21 में एक ही सवाल आया था, देखो कह रहा है व्यू जो है शोइंग असेंबल्ड पार्ट सेक्शन लाइन को देखना है हमें एडजेसेंट पीसेस में, मतलब असेंबली हो रखी है उसमें सेक्शन लाइंस को देखना है। अब देखो सेम डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट सेम। अब एंगल 90 तो नहीं होगा, देखो 45 30 60 है तो इसमें से ही होगा। अब एक सेम वाला बच रहा नहीं, दो अपोजिट वाले में से ही होगा। 45 30 में आपको मारना है तो मैं आंसर बी पे, आंसर इसका बी है। 45 डिग्री 30 भी होता है, ओके, बट जनरली बी माना जाता है। फिर 22 के कुछ क्वेश्चन हैं, देखो 4 वर्ड है, 16 बाइट है। अब देखो 50 और 35 तो बिना बात किए, 40 और इसमें मार सकते हो, और देखो 44 ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन मैं देखे आया, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था खुद से टाइम मतलब अलग से, तो मैंने बी ही सोचा था कि बी मारूंगा इसमें। ठीक है, देन देखो कैवेलियर और कैबिनेट, ये मैंने पढ़ाया है आपको। थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, देखो फुल साइज देख के ही कैवेलियर मारा जा सकता है। ठीक है, कैबिनेट में क्या होता है, हाफ होता है रेशियो, 1:2। कैवेलियर में 1:1 होता है, फुल स्केल होता है। ठीक है, एंगल दोनों में 45 डिग्री 45 डिग्री और बाकी भी यूज किए जाते हैं। एंगल से मतलब नहीं है, फुल स्केल से आंसर आ जाएगा। देन ये भी क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड वर्टिकल इट्स वर्टिकल ट्रेड कोइंसाइड्स विद फ्रंट व्यू, बता भी रहा है सामने से देखेंगे तो पॉइंट दिखेगा वर्टिकल ट्रेस, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा वर्टिकल ट्रेस ऊपर। तो अब ऑप्शन पूछ रहा है वर्टिकल ट्रेड, वर्टिकल ट्रेस इज, फ्रंट व्यू में देख रहे हैं वर्टिकल ट्रेस ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रेस आएगा ही नहीं। इट हैज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि लाइन ऐसे दिखेगी हमें, और टॉप बॉटम व्यू में ऐसे दिखेगी, क्योंकि जब परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन है इसका मतलब यही हो गया पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी। ओके, देन 23 के कुछ क्वेश्चन हैं, 23 के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो हम करेंगे डिसाइड एक साथ, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, 10-15 मिनट की वीडियो और रह जाएगी, तो ब्रेक के बाद शुरू करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, ESE 2023, और दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन।
और ये एग्जाम में यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये 10⁻⁻13 होनी थी, तो यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया, बट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके, देखो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कॉपर दिया है 500 और 600 पे। कॉपर और एल्युमिनियम का, कॉपर का दिया है 500 पे और एल्युमिनियम का दिया है 600 पे। ठीक है, कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻14, और एल्युमिनियम का दिया है 5.3 10⁻⁻13 लेते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम पूछा है 500 पे, और दैट विल प्रोड्यूस सेम डिफ्यूजन रिजल्ट एज 10 आवर एट 600। मतलब 600 पे 10 आवर टाइम लग रहा है, तो 500 पे टाइम पूछा है। देखो ज्यादा ही होगा, और कितना ज्यादा होगा, तो देखो कितना आसान है, इक्वल रेशियो लेना है बस। एक एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई डी टी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखो डी डी इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। तो डी जो 5.3 है 10⁻⁻13 इंटू 10, ये बराबर होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14 इंटू टी। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा दोस्तों, तो 5.3 माइनस 14 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय 4.8 10⁻⁻14 इंटू 10, और ये 110 के पास आ जाएगा। कैसे आएगा 110, देखो 10⁻⁻14 10⁻⁻10, तो ऊपर एक 10 जाएगा, क्या हो जाएगा -13 प्लस 14, ठीक है, हो गया 10, और ये एक 10 है ही ऑलरेडी, तो 10 इंटू 10 100 तो आ गया। और देखो 553/48, ये कितना आ रहा होगा, लगभग 1 के आसपास आ रहा होगा, और 1 के आगे भी 150 नहीं जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 आएगा फिर 50 फिर 1 आ जाएगा। देखो एग्जाम में ना, मैंने जब देखा इस क्वेश्चन को पहली बार, तो 5.3 देखा और 48 देखा, इनको डिवाइड किया क्योंकि ये 10 ही था, तो इनको आपस में डिवाइड किया तो ये 1 आ गया था मेरा, 110 1 वाला, तो देखा तो ये आंसर सीधे देखते ही मार दो। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा आफ्टर एग्जाम, जब लोग करके आए, तो मैंने देखा कि ये दोनों का रेशियो आ रहा है, एग्जैक्ट यही आंसर है। तो एग्जाम में ऐसे थोड़े बहुत कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है, इसे कहते हैं जुगाड़, और आप कह सकते हो इसे लॉजिकल गैसिंग। मैं तो इसे लॉजिकल गैसिंग कहते हैं, जुगाड़ हमारा कॉमन वर्ड है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपीएससी के पास है ना, पिटारे में रखा हुआ है, ये हो सकता है फिर डाल देगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। देखो ये एनर्जी होगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ये किसके बराबर होगा, एनर्जी और डिवाइडेड बाय पाई ए। ओके, क्योंकि ये जो यूनिट आती है ना, पर मीटर क्यूब आता है, जूल पर एम मीटर क्यूब, तो इसको भी मीटर क्यूब बनाना है, तो एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर है, तो नीचे एक मीटर और ले लिया, तो यूनिट भी मैच करा दी। अब देखो स्ट्रेस दे रखा है क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा दे दिया, सरफेस एनर्जी दे दी, दिस इज एनर्जी, दिस इज इलास्टिसिटी ई। ओके, और पूछा क्या है, मैक्सिमम लेंथ पूछी है, लेंथ मतलब ए पूछा है। देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एनर्जी को मान लेते हैं स्मॉल ई, ठीक है, तो स्मॉल ई इंटू 2e डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा स्क्वायर। देखो फॉर्मूला जो नॉर्मल जगह जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको याद नहीं होगा, भूल जाओगे, तो ऐसे याद कर लो, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इक्वल टू स्मॉल ई एनर्जी डिवाइडेड बाय पाई। सिग्मा स्क्वायर बाय 2e हम रेजिलियंस वगैरह पढ़ते हैं मटेरियल साइंस में, तो उससे याद रहेगा। अब ई कितना है, 0.3, क्वेश्चन में गिवन है 0.3, और 2e 2 इंटू 69 डिवाइडेड बाय पाई, और इंटू सिग्मा कितना है दोस्तों, सिग्मा 40, तो 40 इंटू 40 ये है। अब देखो आंसर लाना है हमें, हमें यूनिट्स वगैरह मत देखो, यूनिट वगैरह मैच हो जाएगी, मीटर है और ये है, तो वो यूनिट्स नहीं ध्यान देनी है, तो हो जाएगा एडजस्ट। अब 8 देखो कि 8 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। अब देखो ये 2 से कटा 20 पे, ठीक है, और ये लगभग, आप ये सोचो कि ये जो 3 है 0.3, ये लगभग कट जाएगा, 3.1 है, 3.1, तो 10 बचेगा नीचे। ओके, अब 4 दूनी 8,
तो 69 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 8 जा 64, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। और आंसर क्या है? एक ही है, 8 पॉइंट समथिंग। तो कैलकुलेशन भी इतनी आसानी से किया जा सकता है, माइक्रो वाइक्रो आ जाएगा अपने आप ही। वो हमें थोड़ी, हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि माइक्रो में ही चारों है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। देखो पीस ऑफ कॉपर ओरिजिनली 305, ये क्या है? लेंथ दे दी, ये क्या दे दिया? सिग्मा। और डेल्टा पूछा है, देखो डेल्टा क्या होता है? पी एल बाई ए, और पी बाय ए क्या होता है? सिग्मा, तो सिग्मा एल बाय ए। ठीक है, तो सिग्मा कितना है? 276। लेंथ कितना है? एल को 305 ही मान लो, चलो एमएम में ही निकालते हैं। और ई देखा, देखो ई गिवन नहीं है कॉपर का, लेकिन आप ऑप्शन देख के है ना फिर भी लगाया जा सकता है। देखो इसको मतलब 0.3 मान सकते हैं, लगभग 3, और 27 या 81, 8 81 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब 81 को 100 तो मिनिमम होगा ही, कोई भी नंबर आएगा तो 100 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। 100 मेगा पास्कल या 100 गीगा पास्कल कुछ भी होगा, तो 100 लोगे अगर आप कुछ भी, तो 0.81 आ रहा है। तो 0.81 मतलब इसी के आसपास आ रहा है, आंसर मारा जा सकता है। तो जो कॉपर का होता है 110 गीगा पास्कल होता है, तो 110 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, जो ई कॉपर होता है वो 110 गीगा पास्कल। ओके, देन दिस क्वेश्चन देखो, परसेंटेज डक्टिलिटी पूछा है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत टफ क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है एग्जाम में सॉल्व करना, इम्पॉसिबल। या तो इसका आंसर गलत है या फिर इम्पॉसिबल है। देखो कोल्ड वर्क किया गया है 15 mm के डायमीटर को 12 mm, मतलब इनिशियल 15 था, उसको 12 कर दिया, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? ए नॉट माइनस ए फाइनल बाय ए नॉट इंटू 100। तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, इंटू 100। 15 का स्क्वायर कितना? 225, और माइनस 144, तो एक और 22 में से गया 8, 81 आ गया। 81 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये कैसे आएगा? 81, 8 त्रिक 24, 30% के ऊपर आ रहा है आसपास, तो 30% एक ही है, तो आंसर क्या है? डी। बट इन्होंने क्या किया है कि 36% पे डक्टिलिटी 7% होती है, एक कर्व होता है कोई, तो उसके बेसिस पे ए दिया है आंसर। तो यही कर रहा हूँ ना, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है एग्जाम में करना, तो इस क्वेश्चन को बस ये याद रखना, बस परसेंटेज कोल्ड वर्क का फॉर्मूला। हो सकता है अगली बार इतना ही पूछे बस, तो ये काम आएगा। और एरिया को मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया? एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या? डायमीटर स्क्वायर, क्योंकि पाई बाय 4 नीचे ऊपर से कॉमन लिया, और नीचे भी पाई बाय 4, ये तो कट गया। ये जल्दी जल्दी करना होता है एग्जाम में। देखो ये भी टफ क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो एटॉमिक मास दे दिया, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर n दिया है, यूनिट सेल एटम नंबर्स दे दिया, एटम नंबर्स। ठीक है, अब डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा? मास होगा एटॉमिक नंबर, जो मतलब जितने यूनिट्स हैं, ए इंटू एम बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? वॉल्यूम, ऊपर क्या है? मास। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटॉमिक मास 56 मान लेता हूँ इसको, और ये 2 है, तो 2 इंटू 56, इसको अप्रोक्सीमेट 56 मान सकते हैं। और ये नंबर दिया है, नंबर ऑफ एटम्स, इसको स्मॉल एन बोल लो, ऐसे लिख लो, एन इंटू एम बाय एन ए क्यूब। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में अगली बार हो सकता है ना दे, तो 6.02 × 10⁻26 आपको याद करनी है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है? 7.87 इंटू 10⁻3। ये है हमारा किरा कराया सब कुछ जो भी है। अब इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी है। एंगस्ट्रॉम है तो 0 0 हटा दो और वैल्यू ढूंढ लो। वैल्यू देखो 7, ये लगभग 8 है, 8 6 जा 48, 7 को ये इसको 8 मान लेते हैं, 8 7 जा 56 लिख सकते हैं। इसको अगर 8 मान लें अप्रोक्सीमेट, तो 8 7 जा 56। ठीक है, 7 दूनी 14, देखो 2 को इसको कर लेते हैं 3, 2 3 6, तो 7/3 आ गया, तो 3 2 जा 6 2 पॉइंट, और 0 3 2 जा 6 1 0 2.3 ए क्यूब। तो ए क्यूब लेना है, क्यूब रूट ऑफ, अब देखो एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, तो नीचे 26
और 3 29, तो एक 10 और आएगा इंटू 10⁻⁻29 आ रहा है। तो मैं इसको एक 10 से डिवाइड करूंगा और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो हो गया 23, क्यूब रूट ऑफ 23 और इंटू 10⁻⁻30 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये तो हो गया 10⁻⁻10, तो ये तो एंगस्ट्रॉम में चला गया। अब क्यूब रूट ऑफ 23 इसमें से मारना है आपको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, तो 2 और 3 के बीच में नंबर आना चाहिए, और 2 और 3 के बीच में एक ही आंसर है। ओके, ठीक है, ये 8 होगा, ये 27 होगा, इसके बीच में ही आएगी वैल्यू। देन देखो कुछ क्वेश्चन जो आईटी से आए थे, ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों एक होने लायक था, बाकी 2 बहुत टफ थे। अब देखो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट थ्रोटपुट बोल रहा है इफ wants to fetch a 1 MB file across 1 Gbps नेटवर्क। 1 Gbps नेटवर्क पे आपको 1 MB फाइल फॉर्ज करने और राउंड ट्रिप 100 मिली सेकेंड टाइम है। ठीक है, देखो टोटल टाइम 100 है, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग। 100 टोटल टाइम है, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम भी आ रहा होगा राउंड ट्रिप टाइम के लिए, प्लस समथिंग आता है, मान लो 100 है, और 1 Gbps में कितना होता है, MB वाला भी 1024 इंटू 1024 इंटू 8 समथिंग आता है। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर बी आ जाएगा, लेकिन गलत है, सी। आंसर इसका बी है। देखो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और सी में डाउट मारना है। एग्जैक्ट क्या है क्वेश्चन इसका, देखो इसको पहले हम 10⁻9 से डिवाइड करेंगे, ये 1 MB का होता है, नीचे 1 Gbps, 1 Gbps, तो ये सेकंड में टाइम आ जाता है, सेकंड में, और कितना आता है 8.38 मिली सेकेंड, और टोटल 100 दे रखा है, तो 100 प्लस 8 करते हैं तो 108 आता है। अब हम इस वाले नंबर को 1024 इंटू 1024, ये MB वाले को इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108 करते हैं 10⁻³ तो हमारा 74 के आसपास आता है, 75 आता है, 74 आंसर। बट ये क्वेश्चन गाइस छोड़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जाम में जुगाड़ लगा लेना अगर जुगाड़ बन जाए लॉजिक से, वरना छोड़ देना। ये क्वेश्चन पॉसिबल, इसको नहीं छोड़ना है, ये लॉजिक कुछ नहीं है। देखो लेटेंसी दे रहा है 50 मिली सेकेंड्स और बैंडविड्थ दे रहा है इतना, तो बिट्स पूछ रहा है, आई मीन इज एबल टू होल्ड हाउ मेनी बिट्स। देखो 50 मिली सेकेंड, 15 10⁻³ और इंटू 45 MBPS, तो 45 इंटू 10⁻6 और 1024 समथिंग जो आए वो अलग है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 45 पंजे कितना होता है 225 आंसर। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है ना कोई, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मैच हो रहा है, चलो रिस्क ले लेता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो जीएस में ऐसा भी कुछ करना होता है कई बार। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 352 इंटू पिक्सल तो हम ऐसा लिखते ही हैं 352 बाई, और 24 बिट्स है तो इंटू 24 बिट्स, और इसको डिवाइड करना होता है 8 से। बस इतना ही ये सवाल था। अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लेते ना, एक दिमाग लगा लेते, तो आपका आंसर आ जाता। देखो 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, 1000 के आसपास, तो 240 से थोड़ा ज्यादा, 240 से थोड़ा ज्यादा एक आंसर। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन भी कितनी फास्ट करनी होती है। 8 नंबर याद करना कि जब भी इसका कंप्यूटर साइंस का सवाल आए तो 8 से डिवाइड वाइड करना होता है। ओके, देखो मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, सब चीज के सॉल्यूशन बताने पॉसिबल नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखो 6 सिग्मा 99.99997, बाकी सब 98 वाले हैं, 5 सिग्मा भी नहीं दिया इसने। देन दोस्तों क्या कह रहा है, देखो लाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। अब इंक्लाइंड है एचपी के, तो ट्रेस कहाँ मिलेगा एचपी में, इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस, नो वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि पैरेलल है। जहां पैरेलल होता है वहां नो ट्रेस, और जहां इंक्लाइंड होता है वहां ट्रेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है, और व्यू कहां से, टॉप व्यू में दिखेगा, समझ रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा इंक्लाइंड है, तो जो ट्रेस दिखेगा वो नीचे दिखेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को जाके कट करेगा ये, और वो दिखेगा कैसे, टॉप व्यू में। देन देखो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना आसान है इस सवाल, कह रहा 1.5 इंच, इतने से ही हो जाएगा। 1.5 इंच वो 1 फुट के बराबर है, 1 फुट में कितना होता है 12 इंच, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा, 1.5 को आप 12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3/2, 1.5 मतलब 3/2 और 12, तो 3 चौक 12, 1/8। आंसर क्या है, ए। मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा क्या, जो एक्चुअल मतलब फुल स्केल है
फुल जो दिखा रहे हैं और डिवाइडेड बाय स्मॉल जो दिखा रहे हैं। मतलब फुल मतलब कितना हो गया 1 फुट और स्मॉल पार्ट क्या है 1 इंच। मतलब किसको कितने से दिखा रहे हैं 1 इंच। तो बस इसको 1 इंच कितना है 1 इंच इसमें दिया 1.5 इंच सॉरी 1.5 ठीक है 1.5 और फुल क्या है 1 फुट यानी कि 12 1 बटे 8। इजी क्वेश्चन था ये, दिमाग लगाया जा सकता था। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर नॉन आइसोमेट्रिक लाइन से मैंने पढ़ा है एंड्स लाई इन इनसाइड वाला कौन सा है बॉक्स मेथड। इसमें क्या होता है बॉक्स मेथड के अंदर कि इनसाइड लाई करता है ठीक है इनसाइड एनक्लोज्ड बॉडी एनक्लोजिंग मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है एनक्लोज इन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है ओके। और जो कोऑर्डिनेट मेथड होता है ये किसके लिए होता है गाइस ये इररेगुलर सरफेस इररेगुलर। और ऑफसेट मेथड स्लॉट्स के लिए यूज होता है स्लॉट्स कट्स ग्रूव्स इनके लिए होता है। एक होता है सेंटर लाइन ठीक है सेंटर लाइन वो किसके लिए होता है दोस्तों सिलेंडर के लिए सिलेंडर होल सर्कल कोन इनके लिए सेंटर लाइन जिसमें होती है। देख एक और क्वेश्चन है ये वाला देखो ये क्वेश्चन है ना अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो अब आप कर लेंगे डाटा वाटा बेकार है। कह रहा है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा हूं मैं और देख लेते हैं रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसिस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वर्टिकल फेस कोई एक वर्टिकल फेस परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन। अब देखो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है ठीक है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब ये हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर रखा हुआ है प्लेन के ऊपर और ये जो है ना वो परपेंडिकुलर है कोई इसका एक फेस मतलब मान लो ये वाला जो फेस है दूसरे पेन से करते हैं ये लेते हैं देखो ये फेस सॉरी ये तो बहुत ज्यादा है ये भी बहुत ज्यादा है इसकी थिकनेस कम करनी पड़ेगी तो हम इसी से मेजर कर लेते हैं। देखो ये फेस जो है ना ये मान लो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वर्टिकल प्लेन बना देता हूँ मैं मान लो ये कि वर्टिकल प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे रखा है ठीक है इसको वैसे इमेजिन करना है तो सामने से देखेंगे। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ दोबारा बना रहा हूँ जिसको ये बेसिक प्रॉपर्टी बताया ना कि जो प्रिज्म होते हैं वो रेक्टेंगल से जुड़े होते हैं। तो अगर आप इसको सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा बाकी जो पिछला पोर्शन है वो तो छुप जाएगा हमें तो बस ये फेस दिखेगा जो बाहर सामने और ये क्या है रेक्टेंगल रेक्टेंगल जुड़े होते हैं इसमें पेंटागोनल भी लिखा होता है तो भी रेक्टेंगल ही दिखता है हमें। देन लास्ट क्वेश्चन देखो गिब्स फेज रूल हमने पढ़ा है P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू और ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखो F इक्वल टू सी प्लस पी प्लस टू ये तो ये P इधर जाएगा तो F माइनस पी हो गया ना तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट ही गलत है आंसर क्या हो गया सी। देखो टाई लाइन रूल इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ टाई लाइन रूल इसलिए ही होता है फेस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए। लेवर रूल क्या होता है लेवर रूल कि ये है यहाँ पे टाई लाइन बनाई लेवर रूल बनाई इस वाले को निकालना है तो ये इस वाले के लिए यूज करेंगे इस वाले के लिए यूज करेंगे यही कह रहा है। और टाई लाइन निकालते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज लेवर आर्म विद फलक्रम एट दी ओवरऑल। तो जो फलक्रम है वो यहाँ रखा जाता है और यहाँ पे वेट रखा जाते हैं दोनों जितने पे हमें निकालना है और उसके बेसिस पे हम अपोजिट अपोजिट करके निकाल देते हैं। तो पहला गलत था यही देख के आंसर आ जाता। तो बाकी 24 में और कोई खास न्यूमेरिकल नहीं था। तो दोस्तों बाकी मैथ एप्टी बहुत अच्छी थी मैथ एप्टी का अगर वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है मैथ एप्टी की पीवाई की बनाना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीवाई की सॉल्यूशन और मैं प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो 2-3 दिन पहले प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से कि आप देख देख के भी चले जाओगे कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में गैस करना है क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा आप मेरे से पढ़ोगे ना उतने ज्यादा आप इजिली गैस कर पाओगे ठीक है। मैं क्वेश्चंस को गैस करने में भी बहुत मेहनत करता हूँ कि उस पर भी मैं ट्रिक्स बनाता हूँ। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी अभी 1-8 दिन में और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी पीडीएफ में पक्का डाल दूंगा 1-2 दिन में डाल दूंगा जैसी वीडियो आएगी वेट नहीं करूंगा हैंड टू हैंड पीडीएफ डाल दूंगा इसकी। तो दोस्तों यहीं पे हम अलविदा लेते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। मैं एक लास्ट में अटेम्प्ट करने वाली स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा अपना पेपर दिखाऊंगा 24 वाला मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था ठीक है। बस मैंने प्री दिया था मेंस नहीं दिया था तो आप देख लेना।